किसी ने नहीं की है। अभी सर किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैंने भी नहीं की। नहीं, एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो भी हम बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो वो प्रैक्टिस से आउट हो जाएगा। फिर अगर आप जो है एक दो वीक बाद उस चीज़ को समझोगे तो वो हर चीज़ आपको नई ही लगेगी। तो आपको प्रैक्टिस तो उसके साथ साथ करनी ही है, जो भी हम बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर जो है बेनिफिट होगा नहीं उस लेवल का। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करूंगा आगे से प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, तो एटलीस्ट जितना बता रहे हैं उतने की प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही करनी है। उतना तो करो, फिर अपनी समझ से जितना आप कर सकते हो वो करो। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम जो है कुछ जो है मतलब होम टास्क भी देना सर फिर हाँ, कुछ बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं सबको म्यूट करता हूँ और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस सर, कंटिन्यू। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की डिटेल आपको मिल गई होगी। ठीक है, जो नए ज्वाइन हुए हैं वो एक बार वेरिएबल्स, वीबीए वेरिएबल्स आप नेट से पढ़ सकते हैं कि वीबीए वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ कि डेटा टाइप्स मतलब तीन टाइप के आप जो है डेटा टाइप मेनली मान सकते हैं, जो कि एक नंबर डेटा टाइप होंगे और स्ट्रिंग डेटा टाइप और एक ट्रू फॉल्स डेटा टाइप होते हैं। नंबर डेटा टाइप में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बाइट्स में। ये डेटा टाइप बाइट है, बाइट में 0 to 25। फिर इंटीज़र में इंटीज़र की लेंथ ये है। ठीक है। उसके बाद आप लॉन्ग ले सकते हैं, लॉन्ग में लेंथ ये है, और डबल। ठीक है, डबल में लेंथ ये है। इसमें सिंगल इंक्लूड नहीं है, तो सिंगल का मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया था कि डॉट के बाद में फोर्थ करेक्टर तक जो है फोर्थ डेसिमल प्लेसेस तक वो वैल्यू स्टोर करता है, वो वेरिएबल है सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, तो उस डेटा टाइप में आप सिंगल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उससे आगे का आपको स्टोर करनी है डेसिमल वैल्यूज़, तो आप डबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने जो है नंबर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम कहें कि इंटीजर, लॉन्ग, डबल या बाइट और सिंगल। ठीक है, ये पांच डेटा टाइप हमने पढ़े थे, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, फिर सिंगल, फिर डबल। इसमें सिंगल और इंक्लूड कर लो आप, सिंगल एंड देन डबल। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं, स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, और स्ट्रिंग, बुलियन और वेरिएंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में बाकी के टॉपिक्स जो हमारे हैं वो कवर करेंगे। जैसे असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल्स, ये हमने पिछली बार ही कर लिया था कि किस तरीके से असाइन करते हैं। आप स्ट्रिंग में भी आप देख लो कि किस तरीके से असाइन करते हैं। नंबर का, स्ट्रिंग का, सबका आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम जो है वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। तो F11 से मैं अपना VB एडिटर खोल लेता हूँ और एक मॉड्यूल इंसर्ट हम कर लेते हैं। मॉड्यूल इंसर्ट करके मॉड्यूल का सबसे पहले हम नाम देंगे, हम दे देते हैं ऐसे session4_1। ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम str एज स्ट्रिंग। ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। अब str के अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वेरिएबल क्लास। ठीक है, अब ये str के अंदर ये वैल्यू, अब ये मैंने क्या किया कि जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होती है। अपने क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो str के अंदर ये वैल्यू सेव होगी। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से F8 से हम रन करते हैं। और str में अब जाके आप देखोगे, इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो दिखेगा आपको दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेरिएबल क्लास, यानी आपको str के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है जो मैंने राइट साइड में दी है। ठीक है, अब आप इसको, इस वैल्यू को आप जो है कहीं भी आप प्रिंट कर सकते हैं। किस तरीके से, रेंज जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू str। ठीक है, अब देखो इन दोनों लाइनों में आप फ़र्क देखो किस तरीके से कि राइट साइड की वैल्यू को मैंने जो है लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन किया, और वेरिएबल की वैल्यू को मैंने एक रेंज को असाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, रन करते हैं। str को वैल्यू असाइन हुई और फिर str की वैल्यू रेंज 1 में असाइन हुई। ठीक है, तो देखो A1 में वो वैल्यू पॉपुलेट हो गई है
जो हम str में हमने स्टोर की थी। ओके, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि str में हम वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमें वैल्यूज़ कॉन्कैटिनेट करनी है, तो कैसे करनी होंगी। इसमें मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इसके साथ साथ में, str1 एज स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल और ले लिया, और इसमें हम कह देते हैं कि str1 इज इक्वल टू दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या स्टोर होगी str1 के अंदर, जो मैंने सेकेंड लाइन में लिखी है वही वैल्यू str1 के अंदर स्टोर होगी, और रेंज a1 की वैल्यू को अब मैं देता हूँ str प्लस str1। ठीक है, अब क्या होगा कि जो दोनों मेरी स्ट्रिंग हैं, ठीक है, वो दोनों मेरी स्ट्रिंग होके a1 डॉट वैल्यू के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम वैल्यू को हटा देते हैं और रन करते हैं कोड को। str में वैल्यू आ गई, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेरिएबल क्लास, और str1 में जो मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है वो वैल्यू आ गई, और रेंज 1 में अब मैं देखूँगा तो रेंज 1 में दोनों वैल्यू प्लस होके यानी कॉन्कैटिनेट होकर के ये इसमें आ गई हैं। ठीक है, आप देख रहे हो। बट होता क्या है कि ये जो प्लस साइन है ये करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है, प्लस साइन को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के लिए। जैसे हमने एक क्लास में हमने देखा था कि डिम आई एज इंटीजर और कॉमा जो है जे एज इंटीजर। ठीक है, और मैं आई को वैल्यू असाइन करता हूँ 10। ठीक है, और जे को वैल्यू असाइन करता हूँ 20। ठीक है, और रेंज जो है a1 की डॉट वैल्यू है i प्लस जे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आना क्या चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, तो वो करेक्ट है, वो 30 ही आएगा, 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, ठीक है, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे यूज़ होते हैं। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं, प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इनको हमें स्ट्रिंग के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी प्रोग्राम में गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा आप जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू के ऊपर, यानी जो हमने बात करी बाइट, इंटीजर, डबल, सिंगल, लॉन्ग, इनके लिए ही आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है। स्ट्रिंग के लिए आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन केस अगर ऐसा हुआ, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इन केस ऐसा हुआ कि जो है आई की वैल्यू जो है हम कह देते हैं कि डिम आई एज ए स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके से, या मैं वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करता हूँ ये वाला। ठीक है, और आई को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, और जे को कर दी 20। तो अब इस तरीके से जो वैल्यू असाइन होगी वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, अब आई और जे मैं प्लस करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 10, 20। तो वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप जब यूज़ कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू का जब कैलकुलेशन होगा तभी उसमें यूज़ करना है, नहीं तो वो एक जो है गलत प्रैक्टिस होगी। उसको आपको लॉजिकल ऑपरेटर को आपको स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करना है। तो स्ट्रिंग में यूज़ करने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जब दो स्ट्रिंग मुझे कॉन्कैटिनेट करनी है तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम हमेशा str एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, str1। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल स्ट्रिंग के लिए कि किस तरीके से हम जो है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे एंड से। ठीक है, अब हम करते हैं, तो अब आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल वही आएगा जो कि हम बात कर रहे थे। ठीक है, जो प्लस में हमने किया था वही एंड में रिज़ल्ट आया है, बट फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनको उनके डेटा टाइप के हिसाब से ही यूज़ किया जाए, उसके अलग से हम यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से आपको स्ट्रिंग को यूज़ करना है। ठीक है, तो str एंड str1 हमने
A1 में हमने डाल दिया। ठीक है, अब यही मैसेज को हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में। हमने मैसेज बॉक्स भी आपने देखा होगा, जो हमारा दूसरा वीडियो है उसके अंदर है मैसेज बॉक्स। ठीक है, और मैं कह देता हूँ str एंड, खाली str को प्रिंट करते हैं पहले। ठीक है, अब इस मैक्रो को हम रन करते हैं तो मैक्रो में मैसेज बॉक्स में जो str में वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेरिएबल क्लास। ठीक है, इसके साथ साथ मैं दोनों मैसेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ, str1 और str2, तो str एंड str1। ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं मैक्रो को रन करता हूँ F8 की से। ठीक है, F8 की से मैंने रन किया तो दोनों लाइनें मेरी ज्वाइन होके आ गई। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ वेरिएबल, क्लास के बाद एक स्पेस होना चाहिए, तभी तो क्लास और दिस तो कोई वर्ड नहीं हुआ। तो मुझे इन दोनों के बीच में एक स्पेस देना है। ठीक है, तो वो स्पेस को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, तो एंड के बाद में हम एक स्पेस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं और एक एंड दे देंगे बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहली स्ट्रिंग हुई, पहली स्ट्रिंग प्लस एक एंड मैंने जोड़ा और उसके साथ में str1 को मैंने जोड़ दिया। अब इस मैक्रो को हम फिर से रन करते हैं तो आप देखोगे क्लास और दिस के बीच में एक स्पेस आ गया है, एक स्पेस इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के बीच में इस तरीके से स्पेस दे सकते हैं। अब आपको देना है कि ये जो मेरा str है और str1 है वो मेरे दो अलग अलग लाइंस हैं, वो दोनों अलग अलग लाइन में मुझे मैसेज बॉक्स में दिखनी चाहिए। तो उनको कैसे करेंगे, अब जैसे मैं कह देता हूँ कि str1, ठीक है, str एंड str1, अब ये मुझे दूसरी लाइन में दिखाना है तो मैं एक एंटर मार देता हूँ और एंटर मारते ही ये कंपाइल एरर आ गई। ठीक है, अभी तक आपने जो भी देखा होगा कि हम जब कोड लिख रहे हैं तो वो एक ही लाइन में कोड लिख रहे थे। अब जैसे ही मैंने दूसरी लाइन में लिखा तो उसके लिए क्या हो गया, वीबी के लिए इसका अलग मतलब है और इसका अलग मतलब है। ठीक है, अब मैं कोड को रन करूँगा तो कोड रन होगा ही नहीं, वो कहेगा कंपाइल एरर है, आपकी प्रॉब्लम है ये। आप नेक्स्ट लाइन में जो आपने सिंटैक्स दिया हुआ है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, str1 अलग से लिखा हुआ वो सिंटैक्स ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अब इसमें मैं जो है एक न्यू लाइन किस तरीके से इंक्लूड करूँगा। ठीक है, न्यू लाइन को हम इंक्लूड करने के लिए वीबी के अंदर कीवर्ड है उसको यूज़ करते हैं। उसका जो कोड है VBCLRF। ठीक है, और इसको एंड साइन से हम करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, str1 और फिर VBCLRF का मतलब होता है विजुअल बेसिक कैरेज लाइन रिटर्न फीड। ठीक है, आप इसका नेट पे भी पढ़ लेना, इसका मतलब यही होता है विजुअल बेसिक कैरेज लाइन रिटर्न फीड। ठीक है, तो यानी वो एक नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इस कोड को दोबारा से रन करते हैं और F8 में आप देखेंगे यहाँ पे उसने दो स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रॉब्लम है शायद, VBCRLF ये भी, हाँ ठीक है, CRLF। ठीक है, अब हम देखेंगे तो देखो ये दो लाइन में आ गया है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेरिएबल क्लास, और नेक्स्ट लाइन में आया है दिस इज़ द सेकेंड एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब वो दो लाइन में मैसेज आ गया है। तो कोड ये है कि विजुअल बेसिक कैरेज रिटर्न लाइन फीड। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल में भी समझना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, VB न्यू लाइन। ठीक है, आप जैसे ही VB न्यू लाइन लिखोगे तो वो भी ये समझ लेगा कि इसका मतलब वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को दो पार्ट में आप लिख सकते हो, कहीं भी रेंज के अंदर, मैसेज बॉक्स के अंदर, या कहीं भी आप लिखना चाहते हो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ एक VB मैं ऐड करता हूँ इसी में ही। ठीक है, एक और एंड मैंने लगाया और VB टैब। ठीक है, एक मैंने टैब भी इंसर्ट कर दिया। टैब इंसर्ट किससे पहले के, मैंने पहले स्ट्रिंग लिखी, फिर एक एंटर साइन दिया, एंटर साइन के बाद मैंने एक टैब लिया और टैब के बाद मैं दूसरी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इस कोड को हम रन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो डिफरेंस क्या है कि पहली लाइन आई,
फिर नेक्स्ट लाइन किया, फिर एक टैब इंसर्ट किया और फिर उसने सेकंड लाइन को लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से टैब और न्यू लाइन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और स्पेस के लिए तो आप सिंपल स्पेस दे सकते हैं, स्पेस तो आप कितना भी दे दो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू लाइन से पहले ही मैं जो है एक मल्टीपल स्पेसेस देता हूँ, ये मल्टीपल स्पेसेस हैं मेरे, और मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे इसको जो है हम यहाँ पे ना ऐड करके यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल स्पेसेस ले, फिर मैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करूँ, स्ट्रिंग के बाद एक नई लाइन लूँ और फिर वी टैब यूज़ करूँ। अब आप देखोगे तो क्या हुआ कि पहले देखो कुछ स्पेसेस आए, फिर एक नई लाइन स्टार्ट हुई, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर एक टैब और फिर दूसरी लाइन। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हो, स्ट्रिंग में नई लाइन दे सकते हो, स्ट्रिंग में टैब यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेन हैं बस, वी न्यू लाइन और वी टैब। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वो यूज़ नहीं होती हैं, तो मेनली मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिस में आती हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट वाला पॉइंट। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, और ये वेरिएबल्स हैं, ये हो गए थे हमारे ये डू एंड डोंट्स वेरिएबल। स्ट्रिंग हो गया, अब बूलियन पे आते हैं, बूलियन। ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ तक हमारे डेटा टाइप हो गए। अब बूलियन पे आते हैं, बूलियन क्या डेटा टाइप होता है हमारा। बूलियन हमारा होता है कि आपने सुना होगा कई बार रिटर्न होता है वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि मतलब कोई हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की या कोई भी जो है लॉजिकल कैलकुलेशन हमने की और उसमें रिज़ल्ट निकल के आता है ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं कहता हूँ क्या 10 20 से बड़ा है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, उसका रिज़ल्ट 1 और 2 या 10 20 ये तो आ नहीं सकता, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर होता है बूलियन के अंदर। ठीक है, बूलियन के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं बूलियन का, हम एक एग्जांपल देखते हैं, डिम बॉल एज बूलियन। ठीक है, बूलियन मैंने दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ मैं कह देता हूँ कि इसमें और देता हूँ कि डिम आई इज इक्वल टू 10, आई एज इंटीजर कॉमा जे एज इंटीजर। ठीक है, आई इज इक्वल टू मैं देता हूँ 10 और जे इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 20। ठीक है, और फिर मैं क्या कहता हूँ कि बॉल इज इक्वल टू आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, अब इस कोड को हम रन करते हैं। ठीक है, लोकल विंडो में भी आप देख सकते हो, जो लोकल विंडो हमने लास्ट टाइम में बताया था, लोकल विंडो में किस टाइप से देखते हैं हम। अब मैं मैक्रो को रन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया उसने देखो 3 वेरिएबल बना दिए, बॉल आई एंड जे। ठीक है, बॉल जो है बूलियन है और 2 जो मेरे डेटा टाइप हैं वो इंटीजर हैं। ठीक है, अब मैं आगे आया तो आई में उसने 10 वैल्यू स्टोर कर दी और जे में 20 वैल्यू स्टोर कर दी। अब वो कंपेयर करेगा क्या आई बड़ा है जे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बॉल की वैल्यू क्या आई, फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स ही जो है आपका डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ओके, अब हम इसी में आगे चलते हैं कि बॉल में जो है हमारी बूलियन वैल्यू स्टोर हो गई है। प्लीज़ टेल मी अबाउट वेरिएबल, प्लीज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वेरिएबल क्लास, प्लीज़ ऑल मैक्रो इज क्रिएटेड इन मैक्रो टॉपिक आफ्टर। ओके, हेलो हेलो
हेलो संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। गुलशन सर, जब जी सर। एक को नया जब जब दूसरा बनाते हो ना तो दूसरा सब कर दो, तो इससे क्या होगा कि वो एक्सेल में सारी सेव रह जाएंगी और वो शेयर हो सकता है। मतलब जब एक आपने बता दिया एक हम्म। सब में, हम्म। फिर जब दूसरा बनाते हो तो दूसरे सब में ले लो, दूसरा नाम दे दो उसका। जैसे अभी आप सब हाँ, नए टॉपिक के लिए सर नया क्रिएट कर दो रूटीन, तो नया सो दैट नया वो फिर क्रिएट कर दो सब, तो उस उससे क्या होगा, फाइल को सेव ऊपर वाला करके ऊपर रह जाएगा, नीचे हो जाएगा, सेव करके शेयर हो सकता है, तो हम देख सकते हैं उसको, आसानी वो होगा उसको हमारा, समझ। हाँ, इजी अच्छा रहेगा अच्छा, हमारे लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू ठीक सर। है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सेशन मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सेशन में डाल दूंगा। अगर मैं सेव नहीं भी करूँगा तो भी आप देख सकते हो उस सेशन को। तो एक ठीक है। एक्सेल फाइल और मिल जाएगी तो ज़्यादा और बेनिफिट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो ये आपको वाली खुद एक्सेल। नहीं, वो आपको खुद प्रिपेयर करनी है। वो आप खुद ओके ओके, करोगे ठीक है तो सर। वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। सर जस्ट वांटेड टू चेक, वो लास्ट सेशन का रिकॉर्डेड सेशन आपने अपलोड किया है या वी आर स्टिल वेटिंग फॉर नहीं, इट? अभी मैंने अपलोड नहीं किया है। बेसिकली मतलब प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे ऑफिस से अभी टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा मैं उसे डाल पाऊँ। एक्चुअली जो आज की क्लास कर रहा हूँ उसके लिए भी मुझे काफ़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ रहा है। ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है, जो भी क्लास आप कर रहे हैं उसको जो है डेली क्लास करें, तो वो बेटर होगा। मैं हो सकता है कि मतलब थोड़ा डिले हो जाए वीडियो डालने में, बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इसके साथ करना पड़ेगा। ओके। ओके श्योर सर, थैंक जी। लोकल विंडो में हम देखते हैं। तो ये बूलियन में हमने जैसे हमने बात की कि बूलियन में हमने जो रिज़ल्ट क्या स्टोर किया कि ट्रू और फॉल्स का। ठीक है। अब जो ट्रू फॉल्स का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ट्रू फॉल्स को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही होगी। जैसे मैं कहता हूँ इफ़ ऑल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। देन MSG box 10 is greater than 20। ठीक है। बॉल अगर ट्रू है तो वो इसका मतलब है कि 10 20 से बड़ा है। एल्स, ठीक है, MSG बॉक्स मैं कह देता हूँ 10 is less than 20। ओके। अब मैं कहता हूँ एंड इफ, और मैं ये बंद कर देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैंने सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट एक लिखी है कि अगर बॉल मेरा ट्रू है यानी ट्रू हो गया, मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि बॉल इज इक्वल टू आई ग्रेटर देन जे। ठीक है। मैंने एक कंडीशन मैंने ये चेक की कि अगर आई जे से बड़ा है तो उसको रिज़ल्ट को बॉल में आप स्टोर कर दो, और फिर मैं कहूँगा कि उसके हिसाब से ये मुझे मैसेज डिस्प्ले कराना है। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है। लोकल विंडो भी आपको दिख रही है। आई की वैल्यू 10 हुई, जे की 20 हुई, और बॉल में रिज़ल्ट फॉल्स आया है। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, बॉल इज इक्वल टू ट्रू है तो जैसे ही ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो वो एल्स पे चला जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू ट्रू नहीं हुई, बॉल की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और वैल्यू क्या मैंने दी है, ट्रू। अगर फॉल्स और ट्रू हुए तो फिर इस स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा, और स्किप करते ही वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा और इस मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करेगा क्या क्या 10 इज़ लेस देन 20। ठीक है। तो जो बूलियन का जो मेन यूज़ है वो जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया कि बूलियन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट डेटा टाइप हम इसमें देखते हैं कि वेरिएंट डेटा टाइप। ठीक है। वेरिएंट क्या होता है, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग, सबको क्लियर है। वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट आपको अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वेरिएंट नहीं मिलेगा। वेरिएंट सिर्फ VBA के अंदर ही बनाया हुआ है। ठीक है। वेरिएंट क्या होता है कि वेरिएंट का मतलब ये है कि आपको डेटा टाइप पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या डेटा टाइप है।
आपको पता ही नहीं है कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या बूलियन है, आपको पता ही नहीं है, वो उसमें कुछ किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है। तो उसके लिए हम जो है उस टाइप के वेरिएबल के लिए हम वेरिएंट डिक्लेयर करते हैं और वेरिएंट को ही हम फिर आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ dim I एज वेरिएंट। ठीक है, और I को मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, बाकी ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने रन करना स्टार्ट किया, देखो उसने क्या बनाया, आई एक वेरिएंट एम्पटी बनाया, मतलब एक वेरिएंट टाइप का उसने, जैसे ही मॉड्यूल्स मेरा स्टार्ट हुआ, सब रूटीन मेरा स्टार्ट हुआ, उसने एक जो है वेरिएबल बना दिया और जिसका डेटा टाइप है वेरिएंट और उसकी वैल्यू है एम्पटी। ठीक है, अब जब मैं आगे जैसे रन करता हूँ तो आई की वैल्यू को जैसे मैंने असाइन किया, अब देखो क्या हो गया, वेरिएंट इंटीजर, यानी उसने वैल्यू के हिसाब से उसको पहचान लिया। जैसी वैल्यू वेरिएबल को असाइन हुई वो खुद समझ लेगा कि भाई मुझे इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं या स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, वो खुद अपने आप समझ जाएगा वीबी का प्रोग्राम कि भाई आप किस टाइप की वैल्यू मेरे को देना चाह रहे हो। अब मैं कह देता हूँ कि वेरिएंट में मैं जो है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि दिस क्लास। ठीक है, अब दिस क्लास में देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, फिर से वेरिएबल एम्पटी है, आई डिक्लेयर हुआ वेरिएंट, और जैसे ही मैंने किया देखो वेरिएंट स्ट्रिंग हो गया वो। तो उसने खुद से ही समझ लिया, वीबी ने खुद ही समझ लिया कि किस टाइप का डेटा मुझे मेरे वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है, वो उसी की तरह अपने जो वेरिएबल को चेंज कर देता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएंट जब आप डिक्लेयर करोगे, वेरिएंट डेटा टाइप जब आप डिक्लेयर करोगे तो वो आपकी मेमोरी में 16 बाइट स्पेस लेगा, और देखो बाकी किसी डेटा टाइप का इतना स्पेस है नहीं है, बाइट का भी नहीं है, डबल का भी नहीं है। डबल में देखो कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट जो है स्ट्रिंग का जो लेंथ होती है वो एक्चुअली 4 बाइट्स होता है। ठीक है, 4 बाइट्स के ही जो उसका मेमोरी में वैल्यू स्टोर करता है, पर इतनी वैल्यू जो वेरिएंट डेटा टाइप जितनी वैल्यू स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, उतनी जो है साइज़ कोई भी वेरिएबल स्टोर नहीं करता है। तो वेरिएंट डेटा टाइप आपको तभी देना है जब आपको कभी कंफर्म ही ना हो कि मुझे कौन सा डेटा टाइप मुझे चाहिए या मेरे पास किस टाइप का डेटा आ रहा है जो कि मैं वेरिएबल में होल्ड करूँ, तो उस केस में आपको वेरिएंट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेरिएंट। तो आपके 3 डेटा टाइप कंप्लीट हो गए, जो कि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन और वेरिएंट, मतलब 4 डेटा टाइप आप बेसिकली कह सकते हो, बट वो हैं ही 3, जिसमें इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन मेन है। वेरिएंट एक अलग से डेटा टाइप है, जब आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तो वो उसे ऑटोमेटिकली वेरिएंट ले लेता है। जब हम पहले क्लास कर रहे थे, तो पहले क्लास जब हम कर रहे थे तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं था। जैसे हमने क्या किया था कि i इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, और a इज़ इक्वल टू 20 और c इज़ इक्वल टू i प्लस a, ये हमने करना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिक जब हमने ये डिक्लेयर नहीं किया तो VBA खुद इसको वेरिएंट में ही स्टोर करता है। ठीक है, जैसे मैं अभी रन करता हूँ तो रन आप देखोगे, जैसे मैंने रन किया i वेरिएंट, a वेरिएंट और c भी वेरिएंट है, यानी किसी वेरिएबल के लिए आपको वो कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो वेरिएंट में ही जाके स्टोर होगा। ठीक है, ओके, अब हम इससे आगे चलते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि जिसमें मैंने कहा कि i इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ dim I एज इंटीजर, a एज इंटीजर और c एज इंटीजर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि i इज़ इक्वल टू 10 है, a इज़ इक्वल टू 20 है, और i और a की वैल्यू को मैंने c में डाल दिया, और फिर मैं क्या कहता हूँ कि रेंज मेरे a1 में वैल्यू डाल दो, ठीक है, c। ठीक है, अब गलती से मैं कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मेरा ध्यान भी इधर उधर है, तो मैंने गलती से क्या कर दिया, cc कर दिया। इसको लिखते टाइम मेरे गलती से cc हो गया। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे तो उसको क्या ले लेगा, वो वेरिएंट ले लेगा, यानी c तो मैंने बता दिया इंटीजर है, पर cc को मैंने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है,
तो इसने क्या किया, देखो 4 वेरिएबल बना दिया, आई ए सी और सी सी खुद बना दिया इसने। अब मैं इसको रन करता हूँ आगे, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो आई को वैल्यू स्टोर हो गई 10, ए को हो गई 20 और सी को क्या हुई, सी को कुछ भी नहीं होगा, सी को 20 हो गया, सी को 30 स्टोर हो गया। अब मैंने क्या कहा है कि ए1 में जो है आप सी रिटर्न कर दो। अब जैसे ही मैंने किया तो सी में तो कुछ आया ही नहीं, यानी ए1 में कोई वैल्यू नहीं आई, मेरा प्रोग्राम 0 आया। अब मेरा प्रोग्राम हो गया फेल, ठीक है। प्रोग्राम ने क्या हुआ, चलते टाइम कोई एरर नहीं दी, प्रोग्राम ने चलते टाइम कोई एरर नहीं दी, बट जैसे ही चल के ख़त्म हुआ तो रिज़ल्ट आया 0। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मेरा तो प्रोग्राम मैंने सही बनाया हुआ था और सारी कैलकुलेशन सही है, बैठ के एक एक लाइन को मैं देखता रहूँगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं हम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी बीबी ने एक जो है एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है। हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ऑप्शन और रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो इसके ऊपर टिक नहीं है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, टूल्स, ऑप्शंस और रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को मुझे बंद करना पड़ेगा, दोबारा से खोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे एक ऊपर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ठीक है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट मैंने सबसे पहले लिख दिया। ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल है जो आप यूज़ कर रहे हो और डिक्लेयर नहीं किया है तो प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो उसने एक एरर दे दी। एरर क्या दे दी कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ठीक है। कंपाइल एरर आ गई कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया ही नहीं है, यानी जो सी वेरिएबल है वो तो कहीं है ही नहीं। तो प्रोग्राम चलने से पहले, ठीक है, वो पहले ही एरर दे देगा कि सी को तो डिफाइन करो पहले। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट हमें क्या जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम कोई वेरिएबल अगर प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो इट मस्ट बी डिफाइंड, वो पहले डिफाइन होना चाहिए। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की जो टाइपो मिस्टेक्स हैं उनसे हम बच जाते हैं और हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट या फिर अपना जो वीबी एडिटर खोलने से पहले आप जो है ऑप्शंस में जा कर के रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप टिक करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं मॉड्यूल 2 इंसर्ट करता हूँ, एक और मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया तो देखो अपने आप ऊपर क्या आ रहा है, पहले ही अपने आप ही ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ठीक है। इसके बाद आप सब लिखना शुरू करोगे, सब सेशन 4_2, ठीक है। तो वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट अपने आप आ गया जो कि मैंने मॉड्यूल 1 में इंसर्ट किया है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी सब रूटीन इंसर्ट करोगे उसमें ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिलेगा। पर आप ये चेक अगर आप हटा देते हो तो फिर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीख रहे हो, सीखते टाइम में आप इस ऑप्शन को आप अनचेक कर सकते हो। बट अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन मस्ट भी जो है टिक होना ही चाहिए, ठीक है। आप नॉर्मल वीडियो खोलोगे आपको टिक नहीं मिलेगा, तो आपको ये मैनुअली जाके करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट और जो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट हमने देख लिया। उसके बाद है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये एक्चुअली बड़ा टॉपिक है। स्कोप ऑफ द वेरिएबल को हम देखते हैं। मैं जो है अभी ऑप्शंस में से इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और ऑप्शन एक्सप्लिसिट भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि डिम txt एज स्ट्रिंग, एक मैंने txt को एज ए स्ट्रिंग दिया, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि डिम यहाँ पे मैं कहता हूँ मैसेज txt इज इक्वल टू न्यू क्लास, जल्दी से जो है लिख देते हैं कुछ भी, और मैसेज बॉक्स में हम txt को ले लेते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो मैसेज बॉक्स में txt न्यू क्लास आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मेरा सेशन 4 ही मैं रखता हूँ इसको। अब सेशन 4 के बाद में एक और मैं सब डिफाइन करता हूँ इसी के अंदर, सेशन
4_1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये मेरे 2 सब रूटीन हो गए, यानी मेरे 2 मैक्रो हो गए। इनकेस हम मतलब कहें कि हम 2 मैक्रो हो गए। तो इसमें txt न्यू क्लास है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। जैसे हम यहाँ से हम ये रन करेंगे डेवलपर ऑप्शन से, मैक्रोज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी देखो 2 मिलेंगे, 4 और 4.1। 4.2 हमने जो डिक्लेयर किया है, 4.2 हमने मॉड्यूल 2 में डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जब आप रन करोगे तो आपको 2 मॉड्यूल मिलेंगे, 4.1 और 4 और 4.1, ठीक है। कौन सा मॉड्यूल आपको रन करना है, ठीक है। अब हम इसी में आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैसेज बॉक्स, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स txt, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि कॉल, ये मैं दूसरे जो सब रूटीन को कॉल कर रहा हूँ, सेशन 4_1, ठीक है। अब मैं मैक्रो को रन करना स्टार्ट करता हूँ 1 by 1, ठीक है। अब जैसे ही मैंने किया txt के अंदर क्या आ गया, न्यू क्लास, मैसेज बॉक्स किया, ओके, न्यू क्लास उसने दिखा दिया। अब उसके बाद कॉल सेशन 4.1, जैसे मैं कॉल पे जाऊंगा तो वो नीचे वाले मैक्रो में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स txt, अब मैंने जैसे किया, देखो ये ब्लैंक आया, ये ब्लैंक है, यानी txt में उसने कोई वैल्यू पास नहीं की। यानी अगर हम इस मैक्रो के अंदर देखें तो इस मैक्रो में मेरे txt के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया और ना ही txt को कोई वैल्यू असाइन की है। तो फिर यहाँ पे txt तो एम्प्टी ही रहेगा, और जबकि यहाँ पे txt देखो तो न्यू क्लास है, यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो अब वेरिएबल का स्कोप बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को हम जो है थोड़ा सा ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि प्राइवेट, ठीक है। अब मैंने सबसे ऊपर एक जो है txt एज स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब वो txt क्या है, ये जो है ये वेरिएबल है वो दोनों मॉड्यूल के लिए, इन दोनों सब रूटीन्स के लिए है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा, अब क्या होगा कि txt में उसने क्या किया कि न्यू क्लास उसने असाइन कर दिया, ठीक है। अब जो कि txt मेरा वेरिएबल है वो दोनों सब रूटीन के लिए है। अब जैसे ही मैं मैसेज बॉक्स करूँगा तो ये देखो न्यू क्लास आया। अब मैं कॉल सेशन 4.1 करता हूँ तो कॉल में उसमें चला जाएगा, फिर से मैं मैसेज बॉक्स रिटर्न करूँगा तो फिर से न्यू क्लास आएगा, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि अभी तक जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वो सब रूटीन के अंदर ही कर रहे थे, पर सब रूटीन से अगर बाहर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी सब रूटीन होंगे, ये एक नहीं 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी सब रूटीन आप इसके अंदर बना सकते हो, कितने भी मेथड आप इसके अंदर बना सकते हो, तो ये जो वेरिएबल होगा सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू को आप किसी भी सब रूटीन में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी सुनने में हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जब तो रेंज A1 पे 10 डाल के हम काम चला रहे थे।